हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 21 अगस्त। आज हम देखेंगे 21 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाल ही में किस राज्य ने कुसीना माने पहल को अपने बजट में पेश किया है? कुसीना माने पहल को अपने बजट में पेश किया है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटका राज्य ने। कर्नाटका की कुसीना माने पहल को 2023-24 के बजट में पेश किया गया है। ठीक है, यह महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाने और लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए लॉन्च की गई है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है 4000 ग्राम पंचायतों में बाल देखभाल केंद्र स्थापित करना, जो मनरेगा के तहत कार्य करने वाली माताओं और आसपास के अन्य लोगों की सहायता करेगा। तो यह कुसीना माने पहल किस राज्य के द्वारा लाई गई है? यह कर्नाटका स्टेट के द्वारा लाई गई है। जान लेते हैं कर्नाटका राज्य के बारे में। इसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और राज्यपाल है यहाँ के थावरचंद गहलोत। लोकसभा सीट यहाँ से कितनी है? तो यह है 28 और राज्यसभा सीट है 12। याद रखिएगा दोस्तों, इनके लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाओं को। प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एक जिला एक खेल योजना किससे संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना कहाँ से संबंधित है? तो यह झारखंड राज्य से संबंधित है। नारी को नमन योजना कहाँ लॉन्च की गई? तो यह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। दोस्तों, इन योजनाओं को आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2024 में मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? दोस्तों, तरंग शक्ति बहुपक्षीय हवाई अभ्यास का मेजबान कौन है? तो यह है भारतीय वायुसेना, यानी ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना 2024 के मध्य में एक मेगा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में कौन कौन देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों? तो यह कर रहे हैं फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान सहित लगभग 12 वायुसेनाओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इस अभ्यास का ध्यान सैन्य सहयोग में सुधार और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने पर होगा। यह अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। तो इसे याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना इसकी मेजबानी कर रहा है और इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसी अवसर पर 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके प्रमुख कौन है? तो यह है विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, और जो यह भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिश की गई थी, यह कब से सर्विस में है? तो यह 26 जनवरी 1950 से अभी तक सर्विस में है। ठीक है, देख लेते हैं 2023 में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों और उनमें सम्मिलित देशों को। समुद्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अजय वारियर 2023 किसके मध्य में आयोजित किया गया? तो यह भारत और ब्रिटेन के मध्य में आयोजित किया गया। कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास किसके मध्य में हुआ? तो यह भारत और अमेरिका के मध्य में हुआ। आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो यह नाटो देश। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है और इस संस्था के कौन कौन से देश सदस्य हैं। ठीक है, आप लोग अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए फटाफट। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांस्य पदक। दोस्तों, ISSF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था।
ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारतीय टीम ने 1734 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, जबकि भारत से 9 अंक ज़्यादा हासिल करके जर्मनी की टीम दूसरे स्थान पर रही। चीन ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीरंदाज को ओलंपिक का टिकट भी हासिल कराया जाएगा। ठीक है, यानी इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें ओलंपिक का टिकट भी मिलेगा। चलिए देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख खेल पुरस्कारों को। इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग किसने जीता है? तो यह मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। फीफा अंडर-20 विश्व कप किसने जीता है? तो यह उरुग्वे ने जीता है। दोस्तों, फीफा अंडर-20 विश्व कप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 20 अगस्त को, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। हर साल विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस के योगदान को स्मरण करना है। ठीक है, और उन्हीं के सम्मान में यह विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इन डॉक्टर मलेरिया और मादा इनफ्लूएंजा मच्छरों के बीच में कनेक्शन ढूंढा था कि इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है, ये इन्होंने पहली बार खोज की थी और इसीलिए इनको याद करके मच्छर दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व मच्छर दिवस का आयोजन मच्छरों से होने वाली बीमारियों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। देख लेते हैं अगस्त माह के कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 2 अगस्त को क्या मनाया जाता है? पिंगली वेंकैया जयंती दिवस, यानी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। 5वां सवाल है आज का। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुडापेस्ट, हंगरी में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त तक बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित की जा रही है। यह पहली बार है जब हंगरी ने इस आयोजन की मेजबानी की है, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन राष्ट्रीय एथलेटिक्स केंद्र में किया जाएगा, जो बुडापेस्ट के केंद्र में मार्गरेट द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? या बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित किया जा रहा है। जान लेते हैं हंगरी के बारे में। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, राष्ट्रपति हैं कातालिन नोवाक, प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन और यहाँ की मुद्रा है फॉरेट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को GI टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के मैटी केले को GI टैग प्रदान कर दिया गया है। यह है मैटी केला, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। मैटी केले की किस्म को GI टैग इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जो केवल अपने मूल क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु और मिट्टी की स्थितियों में ही पैदा होता है। कन्याकुमारी की मैटी सुगंध और शहद जैसे स्वाद के कारण विशिष्ट हैं। बेबी बनाना नाम से जाने जाने वाला यह केला कल्लुकम और बिलावन कोट तालुकों में पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा, मैटी केला ये तमिलनाडु का पैदावार है और इसे GI टैग दिया गया है। बात करें GI टैग की, तो यह 1999 अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है और यह सितंबर 2003 में लागू किया गया था और यह GI टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 2004 और 2005 के दरमियान दार्जिलिंग के टी को सबसे पहला भारतीय उत्पाद माना गया जिसे GI टैग प्रदान किया गया था। कुछ जान लेते हैं नवीनतम GI टैग प्रदान किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को। सुंदरजा आम, जो रीवा मध्य प्रदेश का है, इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। चावल नगरी दुबराज को
धमतरी जो छत्तीसगढ़ का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। गज्जक जो कि मुरैना मध्य प्रदेश की एक खाद्य पदार्थ है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इन नए नवीनतम जीआई टैग प्रदान करने वाले या प्राप्त करने वाले पदार्थों को भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ चुकी है और इसमें सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है। इसमें 700 से अधिक एमसीक्यू को भी संग्रहित किया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस सेट भी बनी रहे और आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस को, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। इसकी कीमत रखी गई है सिर्फ 59 रुपये, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इस पीडीएफ के माध्यम से उनकी तैयारी में सहयोग कर सकें और उन्हें लाभान्वित कर सकें। तो दोस्तों इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने में या पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे अवेलेबल कराए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर खरीदें ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 अगस्त। जीवन के विभिन्न पहलुओं जिसमें संस्कृति और कला भी शामिल हैं, इसमें चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 19 अगस्त 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जनता के लिए डैगुएरियोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की याद दिलाता है। इस वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस का थीम क्या है दोस्तों? तो इसका थीम है लैंडस्केप। चलिए जान लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख दिवसों के बारे में। 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो बेनिंगटन युद्ध दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय प्रदान करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लड वॉच। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसे फ्लड वॉच ऐप का नाम दिया गया है। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रियल टाइम में बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिए 338 स्टेशनों से आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा। इसमें 7 दिनों तक का पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मौसम विभाग जानकारी प्रदान करता है कि मौसम खराब होने वाला है या तूफान आने वाला है, उसी तरह से यह फ्लड वॉच ऐप जो है ये आपको आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में आने वाले बाढ़ों के खतरों के संबंध में आपको अवेयर करेगा और इसमें लगभग 7 दिन पहले पूर्वानुमान करके आपको बता दिया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष हमने देखा कि बाढ़ से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और भारी तबाही भी हुई है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 2023 में लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख ऐप एवं पोर्टल्स को। बाल रक्षा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है, यह संबंधित किससे है दोस्तों? तो यह संबंधित है आयुष मंत्रालय के द्वारा, यानी लोगों में अपने बच्चों की बीमारियों को ठीक करने के लिए आयुष का प्रयोग किया जाना, यानी आयुर्वेदा का प्रयोग किया जाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाने के लिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि यह अभिभावकों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करेगा कि आयुर्वेद का प्रयोग करने से उनके बच्चे के स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है और वह उनके बच्चों पर कितना इफेक्टिव हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है ई समाधान पोर्टल। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से करोड़ों स्टूडेंट्स अपनी शिकायतें सीधे उच्च अधिकारी को बता सकेंगे और वहां पर उनका समाधान पा सकेंगे। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि स्कूली क्षेत्रीय कार्यालयों और बोर्ड के मुख्यालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी सभी प्रक्रिया को एक स्थान पर लाना। ठीक है, यानी जितनी भी प्रोसेस होती है बोर्ड परीक्षा की, क्षेत्रीय स्तर से लेके कार्यालय बोर्ड के मुख्यालय तक के स्तर की, तो वो सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो परीक्षा संगम पर अपलोड की जाएंगी ताकि छात्रों को इजीली अवेलेबल कराई जा सके। नेक्स्ट है जलदूत ऐप। यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है।
चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मानव रहित हवाई प्रणाली के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम यानी टिडको द्वारा टीएन रक्षा औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य एरोस्पेस और रक्षा उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करना है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, यह तमिलनाडु में लॉन्च किया जाएगा। आज का आखिरी सवाल है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्ज लेडली पुरस्कार। ये हैं इकोनॉमिस्ट जो भारत के हैं, राज चेट्टी जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। राज चेट्टी एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और माइकल स्प्रिंगर एक जीव विज्ञानी को उनके प्रत्येक क्षेत्र में उनके अद्वितीय काम के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर चेट्टी को आर्थिक गतिशीलता पर उनके काम के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्थिक इकोनॉमिक्स जो है इन्होंने किस लिए काम किया है? इन्होंने आर्थिक गतिशीलता के लिए जितने भी काम किए हैं उन योगदानों के लिए इन्हें जाना जाता है और इन्हें यह पुरस्कार इसीलिए दिया जा रहा है। दोस्तों देख लेते हैं अब 20 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को। हाल ही में किसको साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? पीआर शेषाद्री को। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? प्रिया मलिक। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? असम राज्य के द्वारा। मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है? आदिल सुमरीवाला। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों 5 युवाओं को लेते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में किसको साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि उनकी तैयारी में हम भी थोड़ा सा सहयोग कर पाएँ। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।